हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी स्ट्रेटजी हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन द अकाउंटेंसी। ठीक है, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स अपने फिनिश अप कर लिए। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और थर्ड हमारा था बच्चे चेंज इन पीएसआर यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 3 चैप्टर हमने फिनिश अप किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उनके ऊपर पूरा पूरा डिस्कशन किया। आज बच्चे हम एक नए चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, और बीच में काफी गैप रहा बच्चे, उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहूंगा आपसे, है ना। थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, तो चीजें थोड़ा सा ब्रेक हो गई और अभी सब कुछ ठीक है, तो हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। तो अब बच्चे आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, इन द एग्जामिनेशन। अगर देखें एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो बच्चे यहाँ से एक तो आपका आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन तो कंफर्म है 1 नंबर का। ठीक है, फिर जो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन वहां से आएगा। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका आना है कहाँ से, एमसीक्यूज वाले पोर्शन में, जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो आएगा, जिसके लिए आपको हर एक टॉपिक ठीक ठाक पता होना चाहिए। 3 नंबर में एक क्वेश्चन बच्चे फिर से आएगा, और एक एक क्वेश्चन आएगा बच्चे 6 मार्क्स का, जो कि कंफर्म आता है। तो ये अल्टीमेटली यहाँ से 10 नंबर का मार्जिन निकल के आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और एक आपका 3 मार्क्स का आता है, और एक एमसीक्यूज आता है। तो इतने क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं बच्चे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 10 मार्क्स का चैप्टर है अपने आप में, और इम्पोर्टेंट है बच्चे। ठीक है, और काफी जो चीजें हैं वो सिमिलर हैं। जैसे कि चेंज इन पीएसआर में हमने देखा था, जो ट्रीटमेंट वहां पे लगभग हुआ करते थे, उसके 70 से 80% जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि चेंज इन पीएसआर वाला जो चैप्टर है बच्चे, वो अगर हमको समझ में आ जाए ना, वहां पर अगर हमारी कमांड अच्छे से बन जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो होप सो आपने चीजें करी हों। और चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, एक उसका होलसोल एक वीडियो बनाई थी, सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी थी। हालांकि यहाँ भी करूंगा, ऐसा नहीं कि यहाँ बताऊंगा नहीं, यहाँ शॉर्ट मार दूंगा, बिल्कुल नहीं ऐसा। हर एक चीज बारीकी से बताई जाएगी, बट जो पुरानी चीजें हैं उनको याद रखने का प्रयास करना है, तभी चीजें कनेक्ट हो पाती हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर से। ठीक है, चलिए हम बात करें यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से रहते हैं इस चैप्टर में, स्पेशली टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला तो बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसमें 7 से 8 केसेस हैं, है ना। 7 और 8 केसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो लगभग 8 केसेस आपको याद करने पड़ते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे किस तरीके से निकाला जाता है, फॉर्मूला अगेन वही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। वो तो ठीक है, बट आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा होगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में कि भैया चीजें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा वेरिएशन अलग है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो कंप्लीट इनके ऊपर बना के रखी हुई है। आप अगर चैनल पर विजिट करेंगे, तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की जो पहली वीडियो है ना, उसमें सारा कुछ करवाया है। तो वहां से आप देख लीजिए बच्चे, क्योंकि सारे केसेस को डिस्कस करना एक वीडियो में मेरे लिए तो संभव नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज है। तो आपको अगर चीजें आती हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं चीजों को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, तो उस वीडियो को आप जरूर विजिट कर लें। ठीक है, मैं उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट वो आपको करनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, चलिए हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर बात करें, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने चेंज इन पीएसआर के टाइम पे बात करी थी। चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको बताया था कि भैया गुडविल होती है 2 टाइप की, एक तो होती है ओल्ड, है ना, और एक होती है न्यू। अभी ओल्ड और न्यू में कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ओल्ड जो गुडविल है वो गुडविल है कौन सी, और न्यू कौन सी है। ठीक है, तो न्यू का मतलब क्या है बेटे, जब भी आपका पीएसआर चेंज होता है ना, जब आप अपना पीएसआर चेंज करते हैं, यानी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो उसके जो रीजंस हैं वो है, एक जानबूझ के आप करते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एडमिशन इज वन ऑफ द रीजन, रिटायरमेंट और डेथ। ये कुछ कंडीशंस हैं, हालांकि कंडीशंस और भी हैं, बट हमारे सिलेबस में फिलहाल 4 कंडीशन है जहाँ पे हम जानबूझ के करते हैं, दैट इज चेंज इन पीएसआर। और अगला आपका बच्चे एडमिशन, अगला आपका रिटायरमेंट, अगला आपका डेथ। ये कुछ कॉजेज हैं, कुछ रीजंस हैं जहाँ पे आपके पीएसआर चेंज होते हैं, और जहां पर भी पीएसआर चेंज होगा वहां ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक कंफर्म तौर पे आएगा। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गुडविल 2 टाइप की, ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू का मतलब क्या हुआ, जब भी पीएसआर चेंज होगा आपको अपनी कंपनी की गुडविल दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कंफर्म है बच्चे, जबकि आपका पीएसआर आपका अगर चेंज हो रहा है, तो ये बहुत कंफर्म बात हुई कि आपको न्यू गुडविल या पीएसआर के टाइम पे
गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कंपल्शन है, करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप न्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुरानी भी तो कोई गुडविल होगी कंपनी की। जनरली हर बार तो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन एक बात जरा सोचो आप, क्या ऐसा नहीं होता होगा कि जब आप पीएसआर चेंज कर रहे हो उस टाइम पे आप गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या कंपनी की कोई पुरानी गुडविल नहीं थी, या उसकी पुरानी गुडविल नहीं थी? अगर गुडविल नहीं थी तो बिजनेस चल कैसे रहा था? संभव ही नहीं ऐसा, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है इस बात की। तो यानी ओल्ड गुडविल भी रहती है, और अगर आप ओल्ड गुडविल आपको दी है, साथ साथ आपको न्यू तो करनी पड़ेगी, वो तो कंपल्शन है, वो तो करनी पड़ती है। तो इस केसेस में आपको क्या करना है बच्चे, जो ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल तो बच्चे राइट ऑफ होगी, है ना। अब ओल्ड गुडविल होगी, ये हमको कैसे समझ में आएगा? हमको कैसे समझ में आएगा कि भैया कंपनी में ओल्ड गुडविल या क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दी हुई है? तो बच्चे आपकी जब बैलेंस शीट आप विजिट करेंगे ना, जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे, उस बैलेंस शीट में गुडविल लिखा होगा एसेट साइड, गुडविल को रिप्रेजेंट करा होगा, और गुडविल को रिप्रेजेंट करने का अधिकार बैलेंस शीट में नहीं है, अदरवाइज नहीं आपको शो करनी होती है। तो अगर आपने गुडविल बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो इसका मतलब वो ओल्ड गुडविल है। तो उस ओल्ड गुडविल को आप राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब होता है सारे पार्टनर्स के बीच में ये गुडविल ओल्ड रेशियो में बांट दी जाएगी, ठीक है। देखो सपोज क्या हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई दो पार्टनर्स मान लिया, इनका रेशियो 2:1 है। ये लोग जेड को इन्वॉल्व करते हैं, जेड का एडमिशन अपने बिजनेस के अंदर करवाते हैं। लेट्स सपोज इनकी जो गुडविल है वो 20,000 रुपए है, पुरानी वाली, है ना। इन लेट्स सपोज इनकी जो पुरानी गुडविल है वो 20,000 रुपए। तो ये लोग क्या करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, है ना, या चेंज इन पीएसआर या रिटायरमेंट या डेथ, सब जगह सेम ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ये है बच्चे कि जो 20,000 की गुडविल है इसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करने का मतलब है जो पुराने पार्टनर्स हैं यानी एक्स और वाई हैं, वो लोग डेबिट जाएंगे और ये गुडविल क्रेडिट जाएगी, ठीक है। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड इन दी ओल्ड रेशियो। चेंज इन पीएसआर में सारे के सारे पार्टनर डेबिट जाते हैं, है ना, इन दी ओल्ड रेशियो, और गुडविल क्रेडिट जाती है। एडमिशन में जो पुराने पार्टनर्स हैं पहले से ही, यानी जो नया बंदा है उसका कोई रोल नहीं होगा, वो लोग डेबिट जाएंगे, गुडविल क्रेडिट जाएगी। रिटायरमेंट में सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, गुडविल क्रेडिट जाएगी। डेथ में सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, गुडविल क्रेडिट जाएगी, ठीक है। सिर्फ स्लाइड बिट चेंज हुआ इन दी एडमिशन, जो आने वाला बंदा है उसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ओल्ड गुडविल है राइट ऑफ करी जाती है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो हर एक चैप्टर में। न्यू गुडविल आपको पता है भाई, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में फिर से कहा था कि नई गुडविल का मतलब हुआ हमें पहले तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जनरली 75% ये गुडविल आपको दी रहती है कैलकुलेट करके, बट अगर नहीं दी जाएगी या नहीं दी होगी, नहीं अवेलेबल होगी, तो आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स आपके पास हैं, उन मेथड में से एक मेथड से आपको ये करनी होगी। जनरली 99% ये आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाकर गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। और ट्रीटमेंट ये है बच्चे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, है ना, और जो गेन करेगा वो गुडविल देगा। अब जरा एडमिशन में एक बात सोचो, एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स हैं, जेड ज्वाइन कर रहा है, तो अगर जेड ज्वाइन कर रहा है तो ये बात कंफर्म हुई ना कि गेन कर रहा होगा। भाई जेड गेन करेगा नहीं करेगा? जेड को शेयर ये लोग देंगे ना, एक्स और वाई, या हो सकता है कि दोनों में से एक ही दे रहे हो, दोनों दे रहे हो, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि आने वाला बंदा कहीं ना कहीं गेन करेगा, भाई उसको शेयर दिया जाएगा। अगर वो गेन करेगा तो यानी कंफर्म तौर पर ये गुडविल लेके आता है। तो जो नया बंदा है वो गुडविल प्लस कैपिटल, इसको गुडविल और कैपिटल दोनों लेके आनी होती है। इफ यू वांट टू बिकम द पार्टनर ऑफ एनी कंपनी, तो यू हैव टू डिपॉजिट कैपिटल एज वेल एज गुडविल, ये दोनों बातें आपको करनी पड़ेंगी। और ये अगर सेक्रीफाइस गेन अगर कर रहा है तो गुडविल देगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हुआ, ठीक है बच्चे। और उस केस में क्या होता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है ना, वो तो क्रेडिट जाता है, लेकिन जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट जाता है। मतलब जेड डेबिट जाएगा और इन दोनों में से जो भी सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट जाएगा। अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होंगे तो वो क्रेडिट जाएंगे, ठीक है बच्चे। और बात वही सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की बात होगी। चलिए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, है ना। अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की बात करें बच्चे, तो अगेन सेम ट्रीटमेंट, सेम तरीका फॉलो किया जाता है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं कोई डिफरेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से रिजर्व होते हैं। एक हमारे पास जनरल रिजर्व है बच्चे, नाम सुना होगा आपने। एक हमारे पास कंटीजेंसी रिजर्व है ना, कंटीजेंसी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, ये रिजर्व हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व ये जनरल पर्पस के लिए रखे हुए, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको नाम दे दिया जनरल रिजर्व, लेकिन जो जीआर यानी जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व है, दे आर केप्ट इन द कंपनी फॉर द जनरल पर्पस, यानी कहीं भी आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। इनको आपने कहीं भी यूज करना है, ठीक है। आपके पास अगेन दो रिजर्व है, एक है डब्ल्यूसीआर और एक है आईएफआर।
ये दो रिजर्व हैं। दीज टू रिजर्व आर स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिजर्व जो स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक जगह यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं रिजर्व्स की कहानी में क्या होता है। जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व, ये दोनों रिजर्व जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिए जाएंगे। ठीक है, अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिए जाएंगे। बात करें चेंज इन पीएसआर की तो जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व ओल्ड रेशियो में, जो पुराने रेशियो होंगे सारे पार्टनर्स के मध्य बांट दिए जाएंगे। बात करें एडमिशन की तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया एक्स वाई दो पुराने पार्टनर्स हैं, जेड इनको ज्वाइन कर रहा है, तो ये जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व दोनों बट जाएंगे एक्स और वाई को इन द रेशियो ऑफ 2:1। बट जाएंगे मतलब एक्स और वाई की इनकम होगी, दोनों क्रेडिट जाएंगे और ये आपको डेबिट करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व एज वेल एज कंटीजेंसी रिजर्व। ये ट्रीटमेंट हुआ। रिटायरमेंट में सबको मिलेगा, डेथ में सबको मिलेगा, किसमें? ओल्ड रेशियो में। नए रेशियो की बात नहीं कर रहा, ओल्ड रेशियो में। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट हुआ बच्चे। ठीक है, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर के रिगार्डिंग कहानी रहती है। ठीक है, डब्ल्यूसीआर जो रिजर्व है बच्चे, डब्ल्यूसीआर इसके रिगार्डिंग कहानी होगी। डब्ल्यूसीआर का मतलब हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है, कंपनी इसको इसलिए रखती है सो दैट कि हमारे जो वर्कर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं अगर उनको कोई चोट पटक आ गई, किसी की डेथ हो गई, तो जो कंपनी को उन लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसके बदले उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी अचानक से कहां से पैसा लेकर आएगी? तो कंपनी क्या करती है, इस नाम से सेविंग करती है। अगर किसी को चोट आ गई खुदा ना खास्ता तो कंपनी उनको कंपनसेट कर पाए। ठीक है, तो ये डब्ल्यूसीआर हुआ। लेट्स सपोज हमारे पास डब्ल्यूसीआर हमने बचा के रखा हुआ है 30,000 रुपया। ठीक है, अब क्या होता है ना, पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो क्लेम होगा, क्लेम होगा मतलब क्या हुआ, क्लेम होगा मतलब कि किसी वर्कर को चोट आ गई तो भाई वो कंपनसेट मांगेगा, कंपनसेशन मांगेगा अपना, है ना, तो क्लेम होगा। या सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो है ना, क्लेम क्लेम नहीं होगा, है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी है क्लेम नहीं होगा और एक पॉसिबिलिटी है क्लेम होता है। अगर अगर क्लेम नहीं होता है, सपोजिंग अगर क्लेम नहीं होता है मतलब ये हुआ आपको क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं जाएगा, क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं होगा क्लेम हुआ। अगर क्लेम नहीं हुआ तो हम इस डब्ल्यूसीआर का क्या करेंगे भाई, स्पेशली इन दी चैप्टर ऑफ दिस एडमिशन, है ना, तो हम इस डब्ल्यूसीआर को एक्स और वाई के अमंग 2:1 यानी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे चुपचाप। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट जाएगा, एक्स और वाई दोनों क्रेडिट जाएंगे। ठीक है, तो वैसे गोल्डन ट्रीटमेंट क्या है, डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट अगर क्लेम नहीं आता तो चेंज इन पीएसआर में, जो चेंज इन पीएसआर चैप्टर है उस चैप्टर में ये सबको बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, एडमिशन में पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो, रिटायरमेंट में सबको बटेगा, डेथ में सबको बटेगा। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, तो जितने भी रिजर्व्स हैं ना, जितने भी रिजर्व वगैरह रहते हैं, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉसेस रहती हैं, वो हमेशा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ती हैं, है ना। हर एक चैप्टर में जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, और पीएसआर चेंज होने के 4 ही रीजन है, खुद करते हो आप, मतलब चेंज इन पीएसआर जो चैप्टर पढ़ा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, तो बस एक स्लाइड बिट चेंज है कि भैया एडमिशन में जो बंदा एडमिट हो रहा होता है उसका इन पर कोई अधिकार नहीं होता, बाकी सब जगह सेम ट्रीटमेंट है कि भैया ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। अब सब जगह ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो होते ही होते हैं, यानी अगर हम चेंज इन पीएसआर की बात करें सारे पार्टनर ओल्ड है, बात करें एडमिशन की जो आने वाला बंदा है वो नहीं ओल्ड है, वो न्यू है, बाकी ओल्ड है। रिटायरमेंट की बात करें तो सारे के सारे पार्टनर ओल्ड हैं, हम बात करें डेथ की तो सारे के सारे पार्टनर ओल्ड हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन ट्रीटमेंट हुआ। और अगर क्लेम होता है, सपोजिंग अगर क्लेम होता है तो क्लेम की अगेन 3 पॉसिबिलिटी यहां पे होती हैं बच्चे, है ना। पहला क्लेम है इक्वल क्लेम हुआ, है ना, क्लेम कैसा हुआ, इक्वल। अब क्लेम इक्वल हो गया मतलब क्लेम कितने का हुआ, 30,000 रुपए का। तो भाई अगर आप 30,000 का क्लेम कर दोगे तो क्या होगा, बांटने को तो नहीं है ना आपके पास, भैया आपके पास रिजर्व 30,000 पड़ा हुआ था और 30,000 का क्लेम भी हुआ, है ना। आपके पास 30,000 का रिजर्व पड़ा है, 30,000 का क्लेम भी हुआ, तो क्या करेंगे आप, आपके पास बांटने को तो है नहीं। तो इस केस में आपकी जो एंट्री आती है ना बच्चे, वो जाती है डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, है ना। ये डब्ल्यूसीआर अकाउंट आपको डेबिट करना है, और टू डब्ल्यूसीसी, है ना, तो डब्ल्यूसीसी आपको क्रेडिट करना है विद द 30,000। डब्ल्यूसीआर मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और डब्ल्यूसीसी मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये तो बच्चे एंट्री हो गई। अच्छा, अगर बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना हो तो ट्रीटमेंट क्या हुआ, जो डब्ल्यूसीआर 30,000 रुपए था आपने खत्म कर दिया, बट अब वो क्या हो गया, डब्ल्यूसीसी बन चुका है। जो डब्ल्यूसीआर है ये लाइबिलिटी साइड शो किया जाता था या किया जाता है ना। अब डब्ल्यूसीआर को रिप्लेस करके डब्ल्यूसीसी के नाम से आप लाइब्रेरी साइड शो करेंगे 30,000, जो 30,000 क्लेम हुआ है वो ऑन द स्पॉट पे तो कहीं किया नहीं जाता। तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यूसीआर को हटा के डब्ल्यूसीसी के नाम से अपनी बैलेंस शीट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे 30,000 के नाम से। ठीक है, ये तो इक्वल जब क्लेम हुआ तो उसकी कंडीशन हुई। अगला है बच्चे लेस देन, है ना।
अगला है लेस देन। अब लेस देन वाले मतलब मान लिया 10,000 का क्लेम होता है, हम मान ले रहे हैं हम 10,000 का क्लेम हमारी कंपनी के ऊपर आ गया, अगर हम उस कंपनी के पार्टनर हैं और 10,000 का क्लेम हमारे वर्कर्स करते हैं क्योंकि किसी को चोट वगैरह आई हुई है, तो अब क्या करें भाई, तो WCR हमारे पास 30,000 रुपये था, क्लेम 10,000 रुपये हुआ, तो आपको दिख रहा होगा ना 20,000 रुपये बच रहा है, आपके पास 30,000 पड़ा हुआ है, 10,000 का किसी किसी रूप में खर्चा आ रहा है तो 20,000 बच रहा है ना, तो क्या करेंगे आप 20,000 तो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, यानी एक्स और वाई बढ़ जाएगा, 21 रेशियो में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड क्या है 2:1 बढ़ जाएगा। बाकी जो 10,000 रुपए है वो क्लेम के तौर पे आप दिखाएंगे। एक बार पहले एंट्री देख लेते हैं, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹30,000, ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट करेंगे आप 30,000 से, तो WCC करेंगे आप 10,000 से, क्योंकि WCC यानी क्लेम 10,000 रुपए का आया हुआ है, ठीक है, फिर करेंगे आप 2x 2y, ठीक है। अब जो भी इनका मामला रहेगा, मतलब जैसे हमारे पास 20,000 बचा हुआ है ना, उस 20,000 को हम बांट देंगे इन दोनों में, उस रेशियो में जो भी रेशियो गिवन होगा, हालांकि यहाँ 2:1 गिवन है, तो इस तरीके से हम लोग बांट देंगे, ये तो एंट्री हो गई। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो भाई वो क्या करना है हम लोग को, जब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अगर बनानी पड़ेगी तो वहां पे क्या करेंगे, तो एंट्री की बात बताई मैंने आपको बताई, तो आप क्या करेंगे बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वहां पर आप बाई साइड बाई WCR के नाम से एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में पैसा चढ़ा देंगे, एक। दूसरा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो WCR था अभी तक 30,000 रुपया, उसको हटाएंगे, उसके जगह पर नाम लिखेंगे WCC और उस WCC को दिखाएंगे 10,000 रुपए, कहाँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा, ओवरऑल ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे मोर देन वाली कंडीशन है ना, एक कंडीशन है मोर देन वाली। अब मोर देन अगर कंडीशन आ जाए, मोर देन का मतलब क्या है भाई, 40,000 का क्लेम आ जाए। अब लो, अब अगर क्लेम 40,000 का आ गया तो फिर क्या करें भाई, हमारे पास तो 30,000 रुपए है, लेकिन क्लेम कितने का आ गया, 40 का आ गया, तो क्या करोगे, बांटने को तो कुछ नहीं है ना, आपको दिख रहा है कि बांट तो नहीं सकते, मेरे पास 30,000 रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन 40 का खर्चा आ गया, 40 का क्लेम आ गया, तो कहां से दूं भाई, अब 10,000 पार्टनर से लिया जाएगा, तो अब ट्रीटमेंट क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹30,000, ठीक है, WCR डेबिट जाएगा विद ₹30,000, WCC क्रेडिट जाएगा विद ₹40,000। आपको दिख रहा होगा ना कि दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे, अब मैच करवाने पड़ेंगे, है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो ना, कोई रिजर्व एक्सीड कर जाए, मतलब हमारे पास रिजर्व 30,000 था लेकिन उसका क्लेम एक्सीड कर गया, है ना, तो ये एक्सीड और जो चीजें डाउन चली जाती है, डाउनफॉल जो आता है बहुत ज्यादा, है ना, तो उनको हम मेंटेन करते हैं थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर एक नया अकाउंट खुलेगा, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका डेबिट जाएगा विद ₹10,000, देखो आप मैच कर रहा है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जाएगा 10,000 से, WCR डेबिट जाएगा 30,000 से और WCC 40,000 से, ठीक है। अब इस 10,000 की रिकवरी आप फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो करेंगे हर एक चैप्टर में, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, एक्स और वाई दोनों डेबिट जाएंगे बच्चे, कितने से, 10,000 रुपए से, है ना, मतलब दोनों को मिलाकर, हाँ जो भी रेशियो होगा उसमें बांटना है आपने, लेकिन दोनों को मिलाकर 10,000 से लोग डेबिट जाएंगे और हम करेंगे टू रिवैल्यूएशन, है ना, टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट चला जाएगा 10,000 रुपए से, हो गया काम खत्म। आ गई बात समझ में, ये तो हो गई एंट्री की बात। लेकिन अगर हमको ओवरऑल क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट मेंटेन करने बना रहे हैं, वहां पर हम लोग कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम दिखाएंगे टू साइड WCC के नाम से 10,000 रुपया, समझ में आ गई बात भैया, हमको नुकसान हुआ है ना, और नुकसान जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको टू साइड रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 10,000 का नुकसान तो हुआ है आपको, तो वहां पर आपको WCC के नाम से 10,000 रुपये दिखाएंगे, एक बात। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर आप चले जाएं, है ना, खाली सिर्फ इसी का ट्रीटमेंट अगर आपको बताऊं, तो ये जो 10,000 हमने उनसे रिकवर किया उसकी रिकवरी करवाएंगे टू साइड अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और बैलेंस शीट की अगर बात करूं तो बैलेंस शीट में हम कहीं ना कहीं WCC के नाम से 40,000 रुपये दिखाएंगे, और जो WCR हमने 30,000 रुपये आज तक दिखाया था उसको रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। ये इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हुए, ठीक है। हालांकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसमें हम पूरा ओवरऑल इंपैक्ट निकालते हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअल आपको बता रहा हूं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी बच्चे WCR के रिगार्डिंग। ऐसे हम बात करते हैं IFR के रिगार्डिंग, तो IFR बच्चे ये भी अगेन स्पेसिफिक रिजर्व है, ये भी हमारा अगेन स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है। बच्चे थोड़ी जो वीडियो है वो लेंदी रहेगी और चीजें आपने कनेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं चीजें कनेक्ट हो रही, नहीं समझ में आ रही चीजें, तो आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिविजन करना चाहिए, ठीक है, वरना समझ में आनी चाहिए। बहुत बहुत खतरनाक बात नहीं बता रहा, क्योंकि अगर हम इनको स्किप करें ना, अगर हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात करें और ये अंदाज लगाएं, तुक्का मारें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने 10 क्वेश्चन
तैयार करके रखे हुए हैं। 10 क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है कि भाई कहाँ से आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रखी कि भैया हाँ इसी बात को दूंगा या इसको ही दूंगा या इसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। बताइए, आपको पूरे पूरे टॉपिक ओवरऑल पढ़ने हैं। जहाँ स्किप करने के चांस होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किप कर लो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए हम आईएफआर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आईएफआर की कंडीशन में कि भैया आईएफआर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हालांकि जिनने पढ़ रखा होगा उनको कंठस्थ होगा ये, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी वीडियोस में जब हमने स्टार्ट किए थे चैप्टर, जब पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है रिजर्व के रिगार्डिंग, कि रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैं करवा दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है उस बात का। देखें तो जो आईएफआर हमारे पास है बच्चे, आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल लो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। मान लिया हमारे पास 20,000 रुपए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी दी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट की क्या हो बच्चे, वैल्यू गिवन हो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए। अगर आपको आईएफआर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन अगर आईएफआर की बात कर रहा है या आईएफआर रिप्रेजेंट कर रखा है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया होगा। जनरली बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो एसेट साइड हम दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट, और लाइबिलिटी साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं आईएफआर को, ठीक है। तो मान लिया हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,00,000 रुपए का है ना, और हमने जो आईएफआर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बना के रखा है दैट इज 20,000 रुपए है। और एक क्यों बना के रखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन चली गई, है ना, वैल्यू कैसे, जैसे जो 1,00,000 हमने दिखा रखा है अपनी बैलेंस शीट में या अपनी बुक्स में, उसको तो हम कहते हैं बीवी यानी बुक वैल्यू, है ना। लेकिन जो वैल्यू हमने दिखा रखी है वो मार्केट में होती चल रही होगी क्या। देखो, आपने एक लैपटॉप खरीदा, मान लिया 1,50,000 का लैपटॉप था, अच्छा खासा लैपटॉप आपने खरीदा 1,50,000 रुपए का, तो आपका तो वो लैपटॉप खरीदना इन्वेस्टमेंट हुआ, एग्जैक्टली। तो वो इन्वेस्टमेंट आपके तो 1,50,000 रुपए का, आप अपनी बैलेंस शीट में उसको 1,50,000 का दिखाओगे, लेकिन क्या वो मार्केट में आज भी 1,50,000 का होगा, नहीं ना, क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है ना चीजों की। अगर आपने कोई कार खरीदी 12,00,000 15,00,000 20,00,000 रुपए की कार खरीदी आपने, वो कार क्या जिंदगी भर 20,00,000 की रहेगी, हर एक साल में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है ना। सारी की सारी एसेट्स लगभग आपकी कैसी हैं, डेप्रिशिएटिंग नेचर की हैं, तो वो डेप्रिशिएट होती है, हर साल उनकी वैल्यू गिरती है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसकी भी वैल्यू गिरेगी, तो गिरने से आपको नुकसान होगा, है ना। उस नुकसान की भरपाई हम कहां से करवाते हैं, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करवाते हैं। आ गई बात, ठीक है। तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है मेरी कार का या मेरे मोबाइल का, वो मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, मान लिया जो मार्केट वैल्यू है वो इक्वल टू बुक वैल्यू चल रही है, ठीक है। ऐसा बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है प्रैक्टिकली, है ना, बुक्स में तो होगा बट हो सकता है ना। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू चल रही है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर चल रही है। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का दिखा हुआ है, मार्केट ने भी वो वैल्यू कितने की है, 1,00,000 की है, तो क्या मुझे कोई नुकसान हुआ, नहीं हुआ। इस केस में नुकसान नहीं हुआ, तो आपको ये आईएफआर अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देना है हर एक चैप्टर में। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। चेंज इन पीएसआर में सबको बटेगा इन दी ओल्ड रेशियो, एडमिशन में उनको बटेगा जो पुराने हैं, जो नया आ रहा है उसका कुछ कोई रोल नहीं, रिटायरमेंट में सबको बटेगा, डेथ में सबको बटेगा, सेम ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट, अगर इस चैप्टर की बात करें, आईएफआर अकाउंट डेबिट विद ₹20,000 टू एक्स टू वाई, 20,000 बांट देना है, पहली कंडीशन, ठीक है। आप देखो, मार्केट वैल्यू इज मोर देन द, है ना, बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज मोर देन दी बुक वैल्यू, मतलब मान लिया मार्केट में वैल्यू चल रही है 1,20,000, ओह मजे आ गए फिर तो। मार्केट में वैल्यू चल रही है 1,20,000, आपने इन्वेस्टमेंट की, जिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने दिखा रखी है 1,00,000 रुपए, वो मार्केट में चल रहा है 1,20,000। जनरली ऐसी कंडीशन आती है जब इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, माना आपने लैंड पे इन्वेस्टमेंट किया, किसी लैंड को खरीदा आपने, एक शहर में आप लैंड खरीद दो, तो लैंड की वैल्यू डे बाई डे बढ़ती है ना, गिरती थोड़ी है। तो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट और ऐसे बहतरे जो इन्वेस्टमेंट हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। तो पहले दूसरी कंडीशन होगी कि भैया मार्केट वैल्यू, है ना, जो मार्केट वैल्यू है वो मोर देन चल रही है बुक वैल्यू से, यानी 1,20,000 पे चल रही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि भैया हमको कहीं ना कहीं 20,000 का फायदा हो गया, दिख रहा है आपको 20,000 का फायदा। तो क्या करेंगे आप, पहले तो आप इस आईएफआर को बांट दें, इस आईएफआर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू एक्स और टू वाई करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में, ये 2:1 में बांट देंगे 20,000 रुपए को। अगला काम आपने क्या करना है, आपने एक एंट्री और करनी है, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है विद ₹20,000। क्यों डेबिट करना है भाई, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,00,000 रुपए का है, बैलेंस कैसा है इस इन्वेस्टमेंट का, डेबिट। भैया आपके एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। आप आपका पीएसआर चेंज हो गया क्योंकि एक बंदे ने एडमिशन ले लिया, हो गया पीएसआर चेंज, तो पीएसआर चेंज होते ही आपको
नई बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और नई बैलेंस शीट में जो वैल्यू किसी भी चीज की होती है वैसे दिखानी पड़ती है। मतलब आपका अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 हो गया तो आप उस इन्वेस्टमेंट को 1,00,000 नहीं दिखा सकते, आप उसको 1,20,000 दिखाएंगे या 1,20,000 रुपए दिखाएंगे। और ये बात समझ में, अब अगर आप उसको 1,20,000 आपको दिखाना है तो भैया ऐसे थोड़ी थोड़ी दिखा देंगे ऊपर ही ऊपर, आपको एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया 20,000 से, तो पहले से वो डेबिट था 1,00,000 से, अब वो दोबारा डेबिट हुआ 20,000 से, तो वैल्यू बढ़ गई 20,000 रुपए, इसलिए डेबिट किया। और टू करेंगे, अब वैल्यू बढ़ती और घटती जब है ना, बढ़ने से फायदा हो घटने से नुकसान हो, अगर बढ़ने से फायदा हो घटने से नुकसान हो, तो उस घटने से जो भी फायदा नुकसान होगा आपको वो हमेशा रिकॉर्ड करना पड़ेगा थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे होगा रिवैल्यूएशन। समझ में आ रही बात? किसी भी चीज के बढ़ने से या घटने से जो नुकसान या फायदा कंपनी को होता है, कंपनी हमेशा उसको रिप्रेजेंट करती है विद द नेम ऑफ रिवैल्यूएशन, 20,000 रुपए। तो ये एंट्री हो गई है ना। दूसरी एंट्री, पहली एंट्री क्या थी, आईएफआर अकाउंट डेबिट किया 20,000 रुपए से, 2x और 2y बांट दिया, 2:1 में वो उसको बांट देना है। फिर अगली एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना है, टू रिवैल्यूएशन करना है। और थर्ड एंट्री में आपने करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू x और y, इसको फिर बांट देना है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है। अब अगर हम ओवरऑल ट्रीटमेंट देखें, अगर हमको मान लिया ओवरऑल क्वेश्चन बनाने को आया है जिसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, या हमारा कैपिटल अकाउंट बन रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, वहां पे क्या करेंगे भाई, वहां पे आप लोग क्या करोगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपको फायदा हो रहा है तो आप बाई साइड दिखाओगे, बाई इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, चले जाए अगर हम, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है ना बच्चे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें आपको ओवरऑल इंपैक्ट्स निकालने पड़ते हैं, मतलब ओवरऑल आपको फायदा हुआ कि नुकसान हो वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं फिलहाल। तो आपने क्या करा, बाई इन्वेस्टमेंट दिखाया 20,000 रुपए, फिर ये जो इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हुआ वो अमंग द पार्टनर्स बांट दिया। ठीक हो गया। फिर बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, आपने आईएफआर तो बांट दिया 20,000 रुपए, तो इसको रिप्रेजेंट करना नहीं है, बस आपने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 ना दिखाकर 1,20,000 रुपए दिखानी है। ठीक है बात, तो ये थी हो गई कंडीशन मोर देन वाली। ठीक है बच्चे। अच्छा, बात अब लेस देन वाली अगर हम कर लें, है ना, अगर हम बात तीसरी कंडीशन की करें, अब तीसरी कंडीशन की बात क्या हो सकती है भैया, वैल्यू लेस चल रही है, जो मार्केट वैल्यू है वो लेस चल रही है देन द बुक वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे तीन केस निकल के आते हैं, तीन पॉसिबिलिटी निकल के आते हैं बच्चे। ठीक है, जो वैल्यू लेस चल रही है ना, जो वैल्यू लेस चल रही है, लेस चलने से जो नुकसान कंपनी को हो रहा है वो आराम से यहां से रिकवर हो जा रहा है। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूं, वैल्यू चल रही है मान लिया 90,000 रुपए, आपने जो वैल्यू दिखाई थी वो तो थी 1,00,000 रुपया, लेकिन मार्केट में चल रही है वो वैल्यू 90,000 रुपए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो 10,000 का नुकसान आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो नुकसान चल रहा है वो चल रहा है मान लिया इक्वल, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू चल रही है इन्वेस्टमेंट की 80,000 रुपए और आपको नुकसान हो रहा है 20,000 रुपए का, तो वो 20 का यहां से रिकवर हो जा रहा है आराम से। जो नुकसान हुआ वो इससे कम हुआ, जो नुकसान हुआ वो इसके बराबर हुआ। मान लिया तीसरी कंडीशन 70,000 की वैल्यू चल रही है और नुकसान आपको इस कंडीशन में हो रहा है 30,000 रुपए का, तो जो नुकसान आपको हुआ वो यहां से रिकवर नहीं हो पा रहा, इससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो लेस देन की ये कंडीशन होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन आप देखें, जहां जहां आपको 10 का नुकसान हुआ वहां पर आप लोग क्या करेंगे, वहां पर आपको एंट्री करनी है इस तरीके से, आईएफआर अकाउंट आप बच्चे डेबिट करेंगे। आईएफआर अकाउंट आपने डेबिट किया विद रुपीज कितना, ठीक है, वो हमारे पास है 20,000 रुपी, है 20,000 रुपी, वो आपने 20,000 रुपी से डेबिट किया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए, टू करेंगे आप इन्वेस्टमेंट, है ना। अभी इन्वेस्टमेंट टू क्यों कर दिया, क्रेडिट क्यों कर दिया भाई, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप में डेबिट होती है, जब उसकी वैल्यू डाउनफॉल जाएगी, नीचे गिरेगी, तो क्रेडिट करेंगे तभी वैल्यू सही होगी। तो आपने 10,000 कर दिया कि भैया हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 से गिर चुका है, तभी तो 90 दिखाएंगे ना बैलेंस शीट में, अगली जो बैलेंस शीट बनेगी वहां तभी तो 90 दिखा पाओगे, ऐसे थोड़ी दिखा दोगे अभी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया विद रुपीज 10,000। ठीक है, अगेन है ना, 2x 2y, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, जो बाकी बचा हुआ 10,000 रुपए है ना, आपके पास आईएफआर अल्टीमेटली 20,000 रुपए है, 10 आपने नुकसान की रिकवरी में लगा दिया और जो 10 बचा अमंग द पार्टनर्स वो बांट दिया। ये इसकी एंट्री का ट्रीटमेंट रहेगा बच्चे, आ गई बात समझ में, ये आपकी एंट्री का ट्रीटमेंट होगा। और जो 10,000 की वैल्यू गिरी है ना आपके इन्वेस्टमेंट की, वहां आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको टू साइड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और फिर अल्टीमेट ओवरऑल निकाल के इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में उसको शो करेंगे। रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको आईएफआर दोबारा नहीं दिखाना है। ठीक है, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 90 दिखाना है आप। ठीक है, सिंपल सा ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, जब हमारे 80,000 वैल्यू चल रही, 20 का नुकसान है, तो वहां पर एंट्री, वहां पर आईएफआर अकाउंट डेबिट किया 20,000 रुपए से और टू इन्वेस्टमेंट किया गया 20,000 रुपए से। तो इन्वेस्टमेंट किया 20,000 रुपए से, पार्टनर्स को नहीं बटेगा क्योंकि नुकसान जो हुआ वो पूरा पूरा रिकवर कर लेगा, तो बांटने को तो कुछ है नहीं है, तो सेकंड केस हो गया। थर्ड केस की अगर बात करूं तो आईएफआर
हमारे पास 20,000 रुपये और वैल्यू चल रही है 70,000, लेकिन नुकसान 30,000 का हो रहा है, तो वहाँ पे भाई IFR अकाउंट डेबिट जाएगा अगेन 20,000 रुपये से। तो इन्वेस्टमेंट जाएगा कितने से बच्चे, है ना, इन्वेस्टमेंट कितने से जाएगा आपका 30,000 रुपये से जाएगा। अब दिख रहा है आपको डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहे, तो अगेन आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे विद ₹10,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको डेबिट करना है विद ₹10,000, और फिर जो 10,000 के नुकसान हुए वो पार्टनर से रिकवर कर लेना है, यानी पार्टनर्स को डेबिट करना है, XRY को रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट रहेगा इस कंडीशन में बच्चे। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, मतलब तो मैं आपको वो बता दूं। ऐसे प्रॉफिट और ऐसे लॉसेस जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटे जाते उनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लाइबिलिटी साइड की बात करें तो लाइबिलिटी साइड में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ठीक है बात, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो कि प्रॉफिट को शो करता है। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लाइबिलिटी साइड शो किया हुआ है तो वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बैलेंस शीट में ना दिया हो लेकिन क्रेडिट बैलेंस दिया हो तब भी वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? तो ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट हुआ क्योंकि बांटा नहीं गया इसलिए आपने दिखाया, अगर बढ़ जाता तो फिर दिखाते ही कहाँ आप लोग, लेकिन अगर आपने दिखा रखा है या कंपनी उसको शो कर रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेट प्रॉफिट। तो याद कैसे रखना है, लाइबिलिटी साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है वो प्रॉफिट है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और इसी को हम एक्यूमुलेट प्रॉफिट कहते हैं। कैसे बटेगा, इस प्रॉफिट को जब भी आपका PSR चेंज होता है ना बच्चे, जबकि आपका PSR क्या होता है बच्चे, चेंज होता है, तो ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है। ठीक है, यानी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 2x to y, 2:1 में बांट दिया जाएगा जितना भी आपको बैलेंस गिवन होगा। क्लियर है बात? चलिए हम चले जाएं, अगर एसेट साइड अगर हम चलें, है ना, या तो हम एसेट साइड चलें तो वहां भी हमको क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस वहां भी गिवन हो सकता है। अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है एसेट साइड तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस, ये लॉस का इंडिकेशन है। ठीक है, या इसका डेबिट बैलेंस गिवन हो, दो बातें लॉस को इंडिकेट करती हैं, या तो एसेट साइड से होगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दैट इज लॉस, इसको हम एक्यूमुलेट लॉस कहते हैं, या फिर डेबिट बैलेंस आपको दिया हो दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेट लॉस। ठीक है, या यहाँ पे लिखा रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बिल्कुल सेम बात है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका लॉस है एक तरीके से, ये भी लॉस है। या आपको दिया जाए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया जाए। ठीक है, या आपको डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया जाए। ये चार बच्चे नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एसेट साइड शो हो तो भाई लॉस है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एसेट साइड दिया जाए, या वैसे ही आपको खाली कोई एडजस्टमेंट के थ्रू दिया जाए या सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू दिया जाए तब भी वो लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट चाहे बैलेंस शीट में हो चाहे बाहर हो लॉस है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बाहर हो या इनसाइड द बैलेंस शीट हो लॉस है। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेट लॉस है। इन सब का क्या करना है बच्चे, इन सबको फ्रॉम द पार्टनर्स या फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स रिकवर करना है। एक्स और वाई दोनों डेबिट जाएंगे, ये सारी चीजें बच्चे क्रेडिट जाएंगे। और ये बात समझ में, चेंज इन PSR में सबको बटेगा, एडमिशन में सिर्फ इनको बटेगा, जेट का कोई रोल नहीं होगा, रिटायरमेंट में सबको, डेथ में सबको। ये बच्चे ट्रीटमेंट हो गया एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉसेस का। ठीक है, अगेन हम बात करें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो ये टॉपिक तो आपको बहुत डिटेल में मैंने चेंज इन PSR के टाइम पे डिस्कस किया हुआ था, सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी है ना, यानी आपकी जो एसेट्स हैं उसके बढ़ने से जो फायदा और नुकसान, आप बढ़ने से फायदा घटने से नुकसान होता है, लाइबिलिटीज के बढ़ने से नुकसान घटने से फायदा होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल रिकॉर्ड करना पड़ता है थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, तो वो इंपैक्ट आपको आता है बच्चे। कैपिटल एडजस्टमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट है बच्चे, वो 3 एडजस्टमेंट क्या है, 1 2 3, ये आपके 3 एडजस्टमेंट है बच्चे, क्योंकि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो आप हर एक टॉपिक पढ़ रहे हो आपको अच्छे से आता होगा, है ना। पिछले का वीडियो आपने देखिए, स्टार्टिंग जब हमने चेंज इन PSR किया था तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आपको अच्छे से पता कि भाई एसेट्स के बढ़ने से फायदे होते हैं, घटने से नुकसान होते हैं, लाइबिलिटी के बढ़ने से नुकसान होते हैं, घटने से फायदे होते हैं, वो थ्रू द रिवैल्यूएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है ना। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना बच्चे, 6 नंबर का, ये 6 नंबर का ओवरऑल क्वेश्चन बनता है, जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी होती है, वो क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा, या फिर आपको एंट्रीज करनी होती है, तो हम जब करेंगे तो अपने आप समझ आएगा। फिलहाल आपको टॉपिक की हल्की सी नॉलेज देना चाह रहा हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करें तो 3 एडजस्टमेंट है ना। एक एडजस्टमेंट है जब हम आने वाले पार्टनर्स के बेस पर
कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, और दूसरा एडजस्टमेंट है पुराने वाले जो पार्टनर्स हैं उनके बेस पर आने वाले बंदे की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, और तीसरा केस भी वही है। ठीक है, तीसरा केस भी वही है। तो मैं जब एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा रिगार्डिंग द कैपिटल एडजस्टमेंट की रिगार्डिंग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ड्रिलिंग होते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो पहला एडजस्टमेंट रहता है। सेकंड और थर्ड कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको एडजस्टमेंट करना बता दूंगा। कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजस्टमेंट करते कैसे हैं, और दूसरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना जिस दिन, मैं आपको तीनों बातें, यानी पहले केस से किस तरीके से हम निकालते हैं, सेकंड केस से हम किस तरीके से निकालते हैं, थर्ड केस से हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये बच्चे ओवरऑल एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में है। ठीक है, काफी लेंदी वीडियो हो चुकी है, वरना मैं बहुत डिटेल में चला जाता, लेकिन वो फिर उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट में सिर्फ एक बात आपको सीखनी है कि हाउ टू एडजस्ट द कैपिटल, किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इस मुद्दे में हुआ कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती कैसे है, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, जो काफी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड डे।